नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। ट्रस्ट के अधिकारी ने जानकारी दी। उनके मुताबिक 19 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। ट्रस्ट के अधिकारी ने बताया कि मुर्मू इस आयोजन की मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति राम मंदिर में काम कर रहे 400 कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगी। ट्रस्ट के महासचिव चंपित राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, ट्रस्टी कृष्ण मोहन और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष 22 जनवरी को पूरे होने जा रहे हैं और इस ऐसे में गुजरात सरकार में बूचड़खाने बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी विकास और शहरी आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों और अन्य नगर पालिकाओं के आयुक्तों को पत्र लिखकर उनसे बृहस्पतिवार को बूचड़खानों को बंद करने के अपने आदेश को लागू करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आज 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न गणमान्य लोगों की उपस्थिति में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार 24 से 26 जनवरी के बीच यूपी दिवस का आयोजन करने जा रही है। मुख्य आयोजन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर आयोजित होगा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण एक जिला एक व्यंजन कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश के हर जिले के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजन एक ही परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आगंतुकों को प्रदेश के विविध खान पान, परंपराओं और स्थानीय पहचान से परिचित कराना है। उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि आयोजन के मुख्य अतिथि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे, जिनकी उपस्थिति कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान देगी। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को गरिमा, अनुशासन और समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश दिवस 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होगा और इस दौरान प्रदेश की संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और विकास यात्रा को जन भागीदारी के माध्यम से एक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। राजधानी में होने वाले मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण सभी जिलों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस ऐसा आयोजन हो जो प्रदेश की संस्कृति, स्वाद, शिल्प और विकास दृष्टि को एक साथ प्रस्तुत करे और प्रत्येक आगंतुक के लिए प्रेरणादायी, स्मरणीय और गर्व का अनुभव बने। चुनाव आयोग ने आंवला बरेली की महिला मधु को नोटिस भेजा है, क्योंकि उसकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाई है। नोटिस की सुनवाई के दौरान तारा की ओर से सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया कि चुनाव आयोग के निर्देश सामान्य निवास प्रमाण पत्र को स्वीकार न करने के हैं। साथ ही मधु की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई है। आयोग ने 13 मान्य दस्तावेजों को जो सूची जारी की है, उसमें 6ठे नंबर पर सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई। उत्तर प्रदेश में अब निवास के प्रमाण के तौर पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र ही जारी किया जाता है। छात्रवृत्ति और पेंशन से लेकर प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं में यही निवास प्रमाण पत्र मान्य है। ऐसे में आम मतदाताओं के सामने समस्या खड़ी हो गई है। उधर स्थानीय अधिकारी बता रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थायी निवास स्वीकार न करने के लिए कह दिया है। इसमें उनके स्तर से कुछ नहीं हो सकता। इस बारे में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुका का कहना है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र किसी स्थान पर 5 से 6 महीने रहने पर ही जारी हो जाता है। इससे एसआईआर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किसी मतदाता की मैपिंग न होने पर उसको नोटिस मिलने पर जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो है, पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए सामान्य निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर जनभवन कर दिया गया है, जिसे पहले राजभवन का नाम से जाना जाता था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यालय से जारी एक बयान से यह जानकारी मिली। बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राज्यपाल के आधिकारिक आवास के नामकरण के मानकीकरण के संबंध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम परिवर्तित किया गया है। इसमें कहा गया कि पूर्व में राजभवन के नाम से ज्ञात राज्यपाल के आधिकारिक आवास को अब जनभवन नाम दिया गया है। उत्तर निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का आधिकारिक आवास तत्काल प्रभाव से समस्त शासकीय और वैधानिक प्रयोजनों के लिए जनभवन के नाम से अभिहित और संबोधित किया जाएगा।
बरेली में राहुल सागर की हत्या के मामले में आरोपी लकी लबेड़ा को बिथरी थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैरों में पुलिस की गोली लगी है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि उधार के रुपए मांगने पर राहुल सागर के साथ मारपीट की गई थी और 21 जनवरी को उपचार के दौरान घायल राहुल को मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। विवेचना में हत्या की धारा बढ़ाई गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दे रही थी और बृहस्पतिवार सुबह मुखबिर की सूचना पर आरोपी लकी लबेड़ा की मुठभेड़ में गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। सिपाही अक्षय तोमर घायल भी हुए हैं। आरोपी से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। घायल आरोपी और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी उत्तरी ने बताया कि उधर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम दबिश दे रही है और सप्ताह भर पहले उधार के रुपए मांगने पर शराब पार्टी कर रहे दबंगों की पिटाई से घायल युवक राहुल सागर ने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया था। थाना बिथरी चैनपुर में वादी श्री पप्पू पुत्र चंदसेन निवासी डोहरा थाना बारादरी बरेली ने सूचना दी कि दिनांक 14 जनवरी 26 को उसके पुत्र राहुल के साथ लकी लबेड़ा, भीमा तथा आकाश ने उधार के पैसों के लेन देन के कारण मारपीट की है, जिस कारण उसको चोटें भी आई हैं। इस सूचना पर थाना बिथरी चैनपुर पर एफआईआर संख्या 22/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। घायल राहुल को उपचार हेतु नारायण हॉस्पिटल रामपुर गार्डन में भर्ती कराया गया था, जहां दिनांक 21 जनवरी 26 को इलाज के दौरान घायल राहुल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा मृतक का पीएम कराया गया तथा विवेचना में हत्या की धारा तथा सुसंगत धाराएं वृद्धि की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दबिश में थी। आज दिनांक 22/1/26 को सुबह 6:15 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रामगंगा नगर परियोजना पंचवटी इंक्लेव सेक्टर 11 से आरोपी लकी लबेड़ा को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त लकी लबेड़ा के दोनों पैरों में गोली लगी है तथा इस घटना में पुलिस टीम से भी आरक्षी अक्षय तोमर घायल हुए हैं। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 12 बोर व सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर व घायल आरक्षी को भी उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दबिश में है। आज की घटना के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर प्रक्रिया प्रचलित है। अन्य विधिक प्रक्रिया भी प्रचलित है। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पलिया कला क्षेत्र के गांव देवीपुर में पिता के सामने 4 साल के बेटे को तेंदुआ दबोच ले गया, जिससे मासूम की मौत हो गई। बच्चे को लहूलुहान शव खेत में पड़ा मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। लखीमपुर खीरी के पलिया कला क्षेत्र में गांव देवीपुर में तेंदुए ने गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूर के बेटे आराध्यम पर हमला कर दिया और तेंदुआ मासूम को दबोच कर खींच ले गया और उसे मार डाला। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और घटना की जानकारी मिलने पर पलिया रेंजर विनय कुमार सिंह ने डिप्टी रेंजर शिव बाबू सरोज के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा और रेंजर ने बताया कि तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भी रोष है और ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन हो रहे इन हमलों में खेतों पर जाना दुर्भर हो गया है। ग्रामीणों में वन विभाग से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। मऊ जिले की एक विशेष सांसद विधायक अदालत ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के विधायक अंसारी दक्षिण टोला थाने में दर्जन मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हुए और ये मामला फरवरी 2022 में दर्ज किया गया था। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 2022 में अंसारी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप मुक्त करने का आवेदन दायर किया गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वकील ने बताया कि इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह की विशेष शासन विधायक अदालत ने विधायक के खिलाफ आरोप तय किए। उन्होंने कहा कि आरोप तय होने के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी 2026 तय की, यानी इस केस में 4 फरवरी 2026 को अब अगली सुनवाई होगी। यूपी में मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। पहले कड़ाके की ठंड और फिर दिन के तापमान में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बृहस्पतिवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं, जिनका असर बाद में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इस वजह से प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 22 जनवरी की देर शाम या रात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश की शुरुआत होने के संकेत हैं। 23 जनवरी को पूर्व उत्तर प्रदेश तक व्यापक बारिश होने की संभावना है। 24 जनवरी को बारिश से कमी आने के बाद 25 जनवरी को मौसम शुष्क हो जाने की संभावना है। 26 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश का अगला दौर शुरू होगा और 27 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने और क्रमिक बढ़ोतरी के साथ
अगले 1-2 दिनों तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है और इस वजह से प्रदेश के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। बारिश के दौरान तापमान में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। बारिश का दौर समाप्त होने के बाद ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे एक बार फिर ठंड में इजाफा हो सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।